हेलो फ्रेंड्स, कैसे रहे आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट्स। अभी कुछ समय पहले आईसीआईसी बैंक के रिजल्ट जो है पेश किए गए। रिजल्ट कैसे रहे तो मैं आपको ये बोलूँगा कि जैसी उम्मीद थी उसी के अनुरूप जो है रिजल्ट रहे हैं स्टैंड अलोन बेसिस पर। हालांकि कंसोलिडेटेड बेसिस पर कुछ सब्सिडरीज ने अच्छा नहीं किया, जिसका खामियाजा जो है आईसीआईसी बैंक को कंसोलिडेटेड में थोड़ा सा भुगतना पड़ा। लेकिन रिजल्ट जैसा उम्मीद किए गए थे उसी के अनुरूप है। रिजल्ट के अंदर एक खास बात है जो कि सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर है, तो वो जब मैं आपको सेगमेंट रिपोर्टिंग का एनालिसिस करूंगा तब आपको बताऊंगा कि क्या चीज़ विशेष है। कंपनी ने जैसा कि पहले ही बता दिया था कि जो कासा डिपॉजिट्स है या करंट अकाउंट के जो डिपॉजिट्स ग्रोथ है वो अबव 20% है और वो रही भी। तो अल्टीमेटली वो जो कासा ग्रोथ है वो हमें सब लोगों को पहले से ही पता था कि जिस तरीके की ग्रोथ रहने वाली है। लेकिन मेन फोकस था यहाँ पर कि अगर एचडीएफसी बैंक के क्रेडिट कार्ड पर रोक है पिछले 4-5 महीनों से, तो उसकी वजह से जो एचडीएफसी बैंक का क्रेडिट कार्ड की वजह से रिटेल लोन ग्रोथ है वो रुका है। उसका बेनिफिट कितना आईसीआईसी बैंक ने कैप्चर किया है। तो बाजार जो अभी रनअप कर रहा था, क्योंकि पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स पर शेयर्स का भाव था 600 रुपये और अभी क्वार्टर रिजल्ट्स पे शेयर का भाव है 670 रुपये। तो आप ये समझिएगा कि जो भी एक क्वार्टर की ग्रोथ है वो ऑलरेडी शेयर प्राइस के अंदर प्राइस इन है। ये आपको पता होना चाहिए, करीबन 10% से ज़्यादा शेयर जो है रनअप कर चुका है पिछले क्वार्टरी रिजल्ट से। तो ये इस उम्मीद में सबसे ज़्यादा रनअप किया गया था कि जो एचडीएफसी बैंक के शेयर्स के अंदर जो अंडर परफॉर्मेंस रही और आईसीआईसी बैंक ने उसके सामने आउट परफॉर्मेंस दी, उसका मेन रीज़न मार्केट पार्टिसिपेंट्स का यही था कि रिटेल लोन ग्रोथ जो है वो आईसीआईसी बैंक में बेहतर होगी और एचडीएफसी बैंक जो खामियाजा भुगतेगा उसका सारा फायदा आईसीआईसी बैंक उठा पाएगा। तो इस चर्चा के अंदर ये भी एक विशेष चर्चा रहेगी कि क्या एचडीएफसी बैंक की जो रिटेल लोन बुक थी उसको क्या प्रॉफिट में आईसीआईसी बैंक बदल पाया अपने बेनिफिट के लिए, या वो लोन ग्रोथ तेज़ी से बढ़ी। तो वो सब चर्चा मिलेगी सेगमेंट रिपोर्टिंग के अंदर, तो वीडियो को अंत तक देखना ना भूले। तो आइएगा अब शुरू करते हैं एनालिसिस। आईसीआईसी बैंक इंडिया के अंदर प्राइवेट सेक्टर का सेकंड लार्जेस्ट बैंक। अगर हम मार्केट कैप के एंगल से बात करें तो एचडीएफसी बैंक देखिएगा जो नंबर 1 पर है। तो जो दिग्गज बैंक्स हैं उनके अंदर आईसीआईसी बैंक को आप भूल नहीं सकते। मार्केट के अंदर बात करें, बैंक निफ्टी के इंडेक्स में बात करें, निफ्टी इंडेक्स में, तो एचडीएफसी बैंक के पास सबसे अहम भूमिका निभाता हुआ आईसीआईसी बैंक। और पिछले क्वार्टर रिजल्ट्स के बाद तो देखिएगा आईसीआईसी बैंक ने एचडीएफसी बैंक की जो है जगह ले रखी थी। अगर इंडेक्स के रनअप की बात करें तो आज 11:44 पर जो है मीटिंग शुरू हुई और 11:44 पर जो मीटिंग शुरू हुई तो उसके बाद ख़त्म कब हुई? ख़त्म हुई 4:15 पर। और अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ 5:06 हुए हैं। तो जो बाकी का समय है वो मुझे रीड करने में लगा रिज़ल्ट को। तो रिज़ल्ट की जो चीज़ें समझने में मुझे टाइम चाहिए था उतना समय मैंने लिया। तो अभी यहाँ पे देखिएगा कि इसके बाद यहाँ पर रिज़ल्ट के अंदर सबसे मेन चीज़ है इंटरेस्ट अर्न। तो इंटरेस्ट अर्न की जो फिगर है टोटलिटी में वो मिसिंग है बहुत सारे बैंकों के पास, लेकिन एचडीएफसी बैंक में भी मिसिंग थी। टोटल इंटरेस्ट अर्निंग पिछले क्वार्टर के मुकाबले में बढ़ गई है। 19,841 करोड़ की जो रेवेन्यूज़ थे पिछले क्वार्टर में, यानी कि मार्च क्वार्टर में, अब वो रेवेन्यूज़ हैं 20,383 करोड़। तो आप ये देखिएगा कि जो टोटलिटी में इंटरेस्ट अर्निंग है वो बढ़कर आई है। हालांकि बहुत ही मामूली बढ़कर आई है, करीबन 2% के आसपास बढ़ के आई है, लेकिन 2% की ग्रोथ भी अच्छी मानी जाएगी। और यहाँ पर देखिएगा 14,639 से 14,984.58 ये इंटरेस्ट डिस्काउंट ऑन बिल्स की फिगर्स है। इसमें भी सिमिलरली वही परसेंटेज ग्रोथ है जो मैंने अभी आपको बोला। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट म्यूटेड था। इंटरेस्ट ऑन बैलेंस विद आरबीआई थोड़ा सा कम मिला आपको, वो तो करीबन आधे से भी कम है। तो इसका मतलब आरबीआई पे इन्होंने पैसा नहीं रखा, बाजार में डालने की कोशिश की है, इन्वेस्टमेंट जो है इंस्ट्रूमेंट्स में की। अदर इनकम की फिगर जो है मोर और लेस बराबर रही। यहाँ से थोड़ा सा जो है एचडीएफसी बैंक के मुकाबले में यहाँ पर स्टेबल नज़र आया कि जो फीस बेस इनकम है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में जो है म्यूटेड है, घटी नहीं है। घटी है तो वो करीबन
107-8 करोड़ के आसपास है, तो 107-8 करोड़ के आसपास ना के बराबर है। कुल टोटलिटी में जो इनकम थी 23,953 करोड़ थी, जो यहाँ पे 24,379 करोड़ है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे करीबन 400 करोड़ ज़्यादा टोटल इनकम इन्होंने ली है। इंटरेस्ट एक्सपेंडेड की जो फिगर है वो करीबन 30 करोड़ के आसपास बढ़ी है, तो मोर और लेस उससे ज़्यादा तो इंटरेस्ट बढ़ा है। तो इसका मतलब है कि जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, क्योंकि इंटरेस्ट लेने और देने का जो डिफरेंस है वो जो है डिक्लाइन नहीं किया है, वो भी म्यूटेड है। तो ये काफ़ी जो है इम्प्रेसिव आप मान सकते हैं इसको। इसके अलावा देखिएगा जो टोटल एक्सपेंसेस हैं, जिसमें एम्प्लॉयज़ की जो सैलरीज़ है उसके अंदर एक सिग्निफिकेंटली 15% से ज़्यादा का जंप है, 17-18% के आसपास का जंप है। और अदर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस जो है इन्होंने रिड्यूस किए हैं, तो अदर एक्सपेंसेस करीबन 300 करोड़ के आसपास रिड्यूस हुए हैं, जिसकी वजह से जो टोटल खर्चा है वो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में मात्र बोल रहा हूँ मैं आपको कि मात्र 75 करोड़ के आसपास जो है बढ़ा है। तो ये भी जो है काफ़ी स्टेबल है। तो कुल मिला के जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स हैं वो भी आपको बढ़ते हुए नज़र आए। तो एक तो इनकम बढ़ी है और दूसरा जो है एक्सपेंसेस बिल्कुल मामूली बढ़े। तो जो इनकम बढ़ने के सामने अपने खर्चों को बढ़ने से रोक लिया, वो सबसे इम्प्रेसिव जो है आईसीआईसीआई बैंक के अंदर था। तो 8539 करोड़ की जो इनकम्स थी पिछले क्वार्टर में, वो 8894 पर आ गई। लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए इसमें कि इस बार शेयर्स भी इशू हो रखे हैं एक्स्ट्रा, तो उनकी वैल्यूज़ भी आपको यहाँ पे कंसिडर करनी है। इसके बाद देखेंगे आप कि प्रोविजंस क्या रहा है। ये असेट्स क्वालिटी वाला जो रिस्क है वो सबसे ज़्यादा जो है चैलेंजिंग है। देखिएगा पिछले साल सेम क्वार्टर में 10,000 करोड़ का इन्होंने प्रॉफिट कमाया था विदाउट प्रोविजंस, लेकिन लॉकडाउन की वजह से 7,593 करोड़ इन्होंने एग्रेसिवली जो है प्रोविजनिंग की थी, जो एचडीएफसी बैंक ने नहीं की थी। एचडीएफसी बैंक ने कम प्रोविजन बनाया था, जो इस बार प्रोविजंस के रूप में बढ़ता हुआ नजर आया। इन्होंने पिछले साल अच्छी प्रोविजनिंग कर ली थी 7,500 करोड़ की, तो इनको पिछले क्वार्टर में 2883 करोड़ की प्रोविजनिंग करनी पड़ी और इस क्वार्टर में प्रोविजनिंग घट गई। तो जो शायद बाजार को पसंद आएगा कि भाई साहब प्रोविजनिंग कम हो गई, यही जो पॉइंट था, इसी पर सबसे ज़्यादा डाउट बाजार को था कि अगर असेट्स क्वालिटी ख़राब होगी तो दिक्कत आ जाएगी। इसके बाद देखिएगा यहाँ 6042 करोड़ के प्रॉफिट आफ्टर प्रोविजनिंग और फिर टैक्स एडजस्ट करने के बाद जो नेट प्रॉफिट आए हैं वो पिछले साल थे 4402 करोड़, ये है 4616 करोड़। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में करीबन 214 करोड़ 214 करोड़ एक्स्ट्रा प्रॉफिट जनरेट किया है। लेकिन यहाँ पर इक्विटी शेयर कैपिटल थोड़ी सी ज़्यादा है, जो 1383 करोड़ थी 1385 करोड़ है, जिसकी वजह से आपको ईपीएस के अंदर ज़्यादा बढ़ोतरी नज़र नहीं आएगी। और जो 6 रुपये 37 पैसे की ईपीएस थी वो 6 रुपये 67 पैसे हो गई। तो जो शेयर का प्राइस है वो तो 10% बढ़ चुका है, लेकिन ईपीएस में 10% की ग्रोथ नहीं आई है। ये थोड़ा समझने वाली बात है। तो ईपीएस ग्रोथ केवल और केवल आपको जो है 5% के आसपास नज़र आएगी। तो ईपीएस ग्रोथ भी करीबन 5% यहाँ पे आपको नज़र आएगी, तो वो काफ़ी इंप्रेसिव है। लेकिन जो टेंशन है वो यहाँ पर है कि ग्रोस एनपीए की परसेंटेज बढ़ गई और नेट एनपीए की बढ़ गई है। फिर भी बाज़ार जो उम्मीद कर रहा था, बाज़ार ये उम्मीद कर रहा था कि 44,700 करोड़ के प्रॉफिट आएंगे, उसके सामने 4,616। तो इसका मतलब बाज़ार की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंगली ही आईसीआईसीआई बैंक ने प्रॉफिट जनरेट किया। तो इसका मतलब ये है कि एक जो ओवरहैंग था वो शायद अभी कम होता हुआ नज़र आएगा बाकी बैंकों की तरफ से, बाकी बैंकों के रिजल्ट्स में। लेकिन आईसीआईसीआई बैंक ने देखिएगा आउट परफॉर्म किया पूरी मार्केट के अंदर, यानी कि बाज़ार को पहले से अंदेशा था कि आईसीआईसीआई बैंक अच्छे रिजल्ट देगा। तो हालांकि उस उम्मीद पर खरा उतरने की कोशिश की है, लेकिन देखिएगा ये प्रॉफिट आया कहाँ से, ये सबसे खास बात है देखने के लिए आपकी, जो आपको पता चलेगा सेगमेंट रिपोर्टिंग से। तो देखिएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग कंसोलिडेटेड बेसिस पे भी मैं आपको बता दूं कि ईपीएस जो है घट के आई है। तो मैंने आपको बोला था कि ईपीएस कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिड्यूस हुई है, वो सब्सिडरी का अच्छा ना कर पाना और स्पेशली जो इंश्योरेंस वाली सब्सिडरीज है वहाँ से अच्छी परफॉर्मेंस ना आना जो है मेन वजह रही इसकी कंसोलिडेटेड बेसिस पे ईपीएस गिरना। तो कंसोलिडेटेड बेसिस पे रिजल्ट आपको पिछले क्वार्टर के मुकाबले में वीक नज़र आएंगे। और देखिएगा बैंकिंग का जो मैं एनालिसिस करता हूँ वो मैं क्वार्टर बेसिस पे करता हूँ, इसलिए मैं ईयर ऑन ईयर बेसिस पे एनालिसिस नहीं कर रहा हूँ। अब देखिएगा सेगमेंट रिपोर्टिंग। अब सेगमेंट रिपोर्टिंग है मेन, जहाँ से आपको समझना है। सेगमेंट रिपोर्टिंग ये बताती है कि देखिएगा आपने किस हिस्से में, व्यवसाय के किस हिस्से में आपने सबसे अच्छा काम किया। तो दो फ्रंट है, एक सेल्स की यानी कि आपके रेवेन्यूज़ कितने बढ़े,
और दूसरी चीज़ है कि प्रॉफिट कितना है। तो सभी सेगमेंट को समझने से पहले मैं इन सेगमेंट के बारे में आपको थोड़ा सा डिटेल में बताता हूँ। देखिएगा, जो बैंकिंग का बिजनेस होता है वो पैसा उधार देना और उधार लेने के बीच का एक डिफरेंस है, जो काम बैंक्स अपने उधार देने के बिजनेस से कमाता है, जिसको हम बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। तो जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन होता है उतना बैंक प्रॉफिटेबल होता है। इसके अलावा आज के युग में जो है बैंक्स बहुत सारी सर्विसेज जो है अपने क्लाइंट्स को देते हैं। तो वो जो सर्विसेज से जो अदर इनकम वाली फिगर्स आती है वो भी आज की डेट में एक सब्सटेंशियल अर्निंग होने लगी है। आज से कुछ सालों पहले तक ये अदर इनकम वाला जो फीचर्स है वो इतना ज़्यादा एनालिसिस्ट लोग जो है देखते नहीं थे, क्योंकि वो बहुत छोटा अमाउंट होता था। लेकिन अब अदर इनकम्स वाला जो फिगर है वो भी काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट हो गया। तो अदर इनकम की फिगर्स को मैंने इसलिए आपके साथ समझाया। तो ये जो बैंकिंग बिजनेस है, पहला लैंडिंग बिजनेस है, जिसमें पैसा आप उधार ले रहे हैं और दे रहे हैं, यानी कि डिपॉजिटर से पैसा लेते हैं, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, एफडी या रिकरिंग डिपॉजिट से, जहाँ पर आप बहुत सस्ते रेट पे पैसा उठाते हैं और फिर अपने कस्टमर्स को एक हायर रेट पर जो है लोन आप देते हैं। तो जो डिफरेंस होता है, जितना वो इंटरेस्ट बचता है वो बैंकों की मुख्य कमाई का जरिया होता है। उसके सामने वो सैलरीज या जो बैड लोन्स हैं उनको एडजस्ट करते हैं। इसके अलावा जो अदर इनकम्स के अंदर उनकी जो फीस बेस इनकम है वो उसके अंदर इंक्लूड आती है। जो इन्वेस्टमेंट्स उन्होंने की है तो उसकी जो इनकम्स हैं वो भी उसके अंदर आती है, अगर डिविडेंड के नेचर की है तो। अब ये बैंकों का बिजनेस आपको समझ में। अब बैंक जो लोन देते हैं वो देते हैं किस तरीके से। एक देते हैं रिटेल को लोन। रिटेल मतलब एक इंडिविजुअल को लोन दे दिया, एक प्रोपराइटर को लोन दे दिया। ये लोन जो आपने इंडिविजुअल्स को दिए हैं इनको बोलते हैं रिटेल लोन, जिसमें क्रेडिट कार्ड के सामने लोन हो गया, आपने पर्सनल होम लोन दे दिया, पर्सनल लोन दे दिया। इस तरीके के जो लोन्स हैं उनको बोलते हैं रिटेल लोन्स। तो रिटेल लोन्स के अंदर रिटेल से डिपॉजिट सबसे ज़्यादा मिलता है, लेकिन लोन्स रिटेल को कम देते हैं। तो रिटेल से आने वाले पैसे से जनरली कंपनियों को लोन दिया जाता है, बिजनेसेस को लोन दिया जाता है, जिसको हम बोलते हैं होलसेल बैंकिंग। तो होलसेल बैंकिंग से डिपॉजिट तो कम मिलते हैं, लेकिन लोन सबसे ज़्यादा होलसेल बैंकिंग के अंदर दिए जाते हैं। और तीसरा इनकम का सोर्स होता है ट्रेजरी इनकम्स। तो ट्रेजरी के अंदर क्या होता है कि बैंक अपना एक बहुत बड़ा हिस्सा जो है इन्वेस्टमेंट के रूप में रखता है, ट्रेजरी के रूप में रखता है। तो उस ट्रेजरी से आने वाली इंटरेस्ट की इनकम, डिविडेंड की इनकम, उनको सेल परचेज करके जो इनकम होती है, या जो इन्वेस्टमेंट का कुछ हिस्सा आरबीआई के पास भी रखते हैं, तो वो जो पैसा आता है उसको बोलते हैं ट्रेजरी इनकम। तो 3 तरीके की जो इनकम होती है वो जो है कैटेगराइज होती है इनके अंदर। इसके अलावा जो बाकी बिजनेसेस हैं जिनको हम बोलते हैं अदर बिजनेसेस, तो अदर बिजनेसेस जो है फिर अलग कैटेगरी में हम देखते हैं। तो अदर जो भी बाकी मिसलेनियस बच गए उनकी बात हो रही है। तो यहाँ पर हम जो सेगमेंट रिपोर्टिंग देखेंगे उस सेगमेंट रिपोर्टिंग में हम सारे बिजनेस देखेंगे। अगर कंसोलिडेटेड में देखेंगे तो आपको इंश्योरेंस भी इनका नज़र आएगा, और अगर हम स्टैंड अलोन में देखेंगे तो इंश्योरेंस बिजनेस नज़र नहीं आएगा, क्योंकि इंश्योरेंस अलग सब्सिडरी के माध्यम से ये जो है करते हैं। तो मैं जनरली बैंकिंग वाले बिजनेस से आपके साथ बात कर रहा हूँ, हालांकि क्योंकि कंसोलिडेटेड हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है सेगमेंट रिपोर्ट में एनालिसिस कर रहे हैं, तो मैं आपको इंश्योरेंस का एनालिसिस भी यहाँ पे साथ में बता दूंगा। चर्चा सबसे पहले रिटेल बैंकिंग के अंदर, तो देखिएगा रिटेल बैंकिंग में मार्च क्वार्टर में इन्होंने सेल की थी 19,796, 19,796 करोड़, और वो अब कितनी हो गई 19,707, यानी कि हम कहते हैं म्यूटेड है, यानी कि ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ इनकम में। होलसेल बैंकिंग 9,140 करोड़ का इंटरेस्ट मिला था, अब है वो 9,469। इसमें अदर इनकम वाली फिगर्स भी ध्यान रखिएगा। रेवेन्यू मींस बोथ इंटरेस्ट अर्निंग प्लस फीस बेस या कमीशन बेस इनकम। ट्रेजरी में 15,467 ये बढ़ गई 16,181। तो देखिएगा यहाँ पे तो करीबन 300 करोड़ का होलसेल बैंकिंग में बढ़ा, रिटेल म्यूटेड रहा। ट्रेजरी में आप देखिएगा कि जो ट्रेजरी इनकम है 15,467 से 16,181 हो गई है। तो करीबन 700 करोड़ के आसपास की ट्रेजरी इनकम आपको एक्स्ट्रा मिली है। अदर इनकम म्यूटेड थी। लाइफ इंश्योरेंस के अंदर आपका बिजनेस घट गया तो डिक्लाइन था, 14,674 से वो घट गया। मैंने आपको बोला भी था जनरल इंश्योरेंस में म्यूटेड परफॉर्मेंस, तो ज़्यादा कुछ चेंज था नहीं। अदर्स के अंदर भी म्यूटेड है। तो मेन जो चीज़ आई वो 300 करोड़ होलसेल में आई और 700 करोड़ ट्रेजरी इनकम आई। अब देखिएगा प्रॉफिट में क्या हुआ। जिसकी चर्चा हो रही थी गाय बगाए की जी रिटेल बहुत अच्छा करेगा, रिटेल ने 2298 करोड़ का प्रॉफिट था, प्रॉफिट बिफोर टैक्स है ये, जो इस बार हो गया 389.41। इसका मतलब कि जो रिटेल लोन बुक है वो तो बड़ी है,
लेकिन रिटेल के अंदर प्रॉफिट नहीं बढ़ा। इसका मतलब है कि जो कोविड का असर है वो रिटेल के अनसिक्योर्ड लोन्स में है, तो इसकी वजह से इसका रिटेल का प्रॉफिट कम हुआ है। तो अब जितने भी रिटेल बैंक्स की बात करेंगे जिनके रिजल्ट्स अभी आने हैं, वहाँ पर आप बात समझ जाइएगा। यानी कि आईसीआईसीआई बैंक को सबसे मजबूत रिटेल फ्रेंचाइजी आज की डेट में माना जा रहा था, क्योंकि रिटेल फ्रेंचाइजी में है तो नंबर 1 एचडीएफसी बैंक, लेकिन इस क्वार्टर में माना जा रहा था कि जो रिटेल फ्रेंचाइजी है वो आईसीआईसीआई बैंक की सबसे मजबूत बढ़ेगी। अब वहाँ पर लग गया डेंट, तो प्रॉफिट नहीं आया। 389 करोड़ का प्रॉफिट आया है, जो पिछले साल के प्रॉफिट से भी कम है, और इस साल के प्रॉफिट में जो पिछला मार्च क्वार्टर था उससे भी कम है। तो ये बाजार को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा, क्योंकि बाजार इसी पे बैट कर रहा था, यानी कि जो शेयर प्राइस के अंदर जो मूवमेंट थी वो मोर और लेस इसी रीजन से सबसे ज़्यादा थी। अब होलसेल बैंकिंग 2524 होलसेल बैंकिंग का दिग्गज बैंक है आईसीआईसीआई बैंक। एचडीएफसी बैंक को रिटेल फ्रेंचाइजी माना जाता है, आईसीआईसीआई बैंक को होलसेल बैंकिंग का दिग्गज बैंक माना जाता है। होलसेल बैंकिंग में 2524 करोड़ से 1908, यानी कि आपने रेवेन्यूज तो जनरेट किए होलसेल बैंकिंग में 300 करोड़ के एक्स्ट्रा, लेकिन प्रॉफिट में नहीं बढ़ा पाए। तो प्रॉफिट आपका देखिएगा करीबन 80% का प्रॉफिट रिटेल में साफ हो गया और 20% का प्रॉफिट आपका साफ हो गया होलसेल बैंकिंग में। तो इसका मतलब है बैंकिंग में प्रॉफिट नहीं आया। तो ये सारा प्रॉफिट जो आपको बढ़ता हुआ दिख रहा है, या म्यूटेड प्रॉफिट भी जहाँ है, वो कहाँ से आया? वो आया इनकी इन्वेस्टमेंट से। और आपको पता है कि इन्वेस्टमेंट ने पिछले 3 महीनों में तो कमाल किया है, तो वो इनके भी पोर्टफोलियो में कमाल करता हुआ नजर आया। 1867 करोड़ के जो प्रॉफिट थे उसके सामने 2702 करोड़ के प्रॉफिट्स। तो सिंपल सी बात है, 850 करोड़ का जो प्रॉफिट बिफोर टैक्स है वो देन है किसकी? ट्रेजरी इनकम की, यानी कि इन्वेस्टमेंट की बदौलत प्रॉफिट आया है इनका, ना कि बाकी बिजनेस की रिटेल एक्टिविटीज़ की वजह से या होलसेल बैंकिंग। इसका मतलब है कि जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स है वो रिटेल बैंकिंग में और होलसेल बैंकिंग में टेंशन अभी भी दे रही है, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट है उन्होंने इनकी इज्जत बचा ली। और देखिएगा लाइफ इंश्योरेंस में करीबन 215 करोड़ का लॉस हो गया, जनरल इंश्योरेंस में भी 450 करोड़ के प्रॉफिट के सामने 201 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। बाकी बिजनेसेस जो है म्यूटेड थे। तो कुल मिलाकर जो परफॉर्मेंस है वो कहाँ से आई? वो आई है आपको ट्रेजरी से प्रॉफिट बना है। बिजनेस तो आपका बढ़ा होलसेल में भी और ट्रेजरी में भी, लेकिन प्रॉफिट में केवल और केवल मेजर कंट्रीब्यूटर, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन आया है इस क्वार्टर में वो आया ट्रेजरी इनकम से। तो जो शायद बाजार को पसंद नहीं आए, क्योंकि ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट एक इन्वेस्टिंग वाला फंक्शन है, बाजार चाह रहा था कि रिटेल से प्रॉफिट आए। रिटेल की लोन बुक क्या रही? रिटेल की लोन बुक देखिएगा पिछले क्वार्टर में थी 4,12,000 करोड़, जो अब क्या 4,17,000 करोड़ होगी। 5,000 करोड़ की लोन बुक बड़ी है, तो परसेंटेज टर्म्स में बहुत बड़ी नहीं है। हालांकि होलसेल बैंकिंग भी 3,000 करोड़ की बड़ी है, तो उसके सामने हालांकि जो इनका कोर बिजनेस है होलसेल बैंकिंग, उसके मुकाबले में रिटेल में ज़्यादा ग्रोथ आई है। और देखिएगा ट्रेजरी में इन्वेस्टमेंट तो कम हो गई, इनकी सेगमेंट असेट्स तो कम हो गई, लेकिन प्रॉफिट सबसे ज़्यादा ट्रेजरी इन्वेस्टमेंट ने ही कमा के दिया है। तो ट्रेजरी इनकम बढ़ी यहाँ पे, तो जिसकी वजह से आपको ये प्रॉफिट देखने के लिए मिला। तो यहाँ पर जो मैं आपको लायबिलिटीज़ की बात करूँ तो देखिएगा रिटेल से जो लोन लिया है वो 13,000 करोड़ बढ़ा, लेकिन उनको जो पैसा इन्होंने उधार लिया डिपॉजिट्स में। इसी तरीके से जो होलसेल बैंकिंग के अंदर जो लोग कंपनी वाले जो लोग पैसा जमा करते हैं डिपॉजिट्स, उनके डिपॉजिट्स घटे हैं। तो रिटेल के पास बहुत पैसा है, उन्होंने बहुत पैसा रिटेल बैंकिंग के अंदर डिपॉजिट में दिया, लेकिन लोन के रूप में इन्होंने ज़्यादा पैसा जो है होलसेल बैंकिंग के अंदर दिया। लेकिन फिर भी प्रॉफिट जो है दोनों जगह पे नहीं बढ़ा, ना रिटेल में बढ़ा ना होलसेल बैंकिंग में प्रॉफिट बढ़ा, केवल ट्रेजरी यानी कि जो इनकी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ हैं वहाँ पर। तो इस पूरे एनालिसिस के अंदर मैंने आपको सारी बातें समझाने की कोशिश की कि बिज़नेस ने क्या किया। तो कंक्लूड करें, रिजल्ट म्यूटेड से स्लाइटली पॉजिटिव अब मानेंगे। मार्केट एक्सपेक्टेशन के हिसाब से रिजल्ट आए हैं, मार्केट जैसा सोच रही थी। मार्केट सोच रही थी कि रिटेल सेगमेंट से होलसेल बैंकिंग से प्रॉफिट आना चाहिए मेजर, लेकिन वहाँ से ना तो लोन ग्रोथ बहुत अच्छी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रॉफिट भी वहाँ से नहीं आया है, प्रॉफिट आया ट्रेजरी से। तो अभी जो भी रिजल्ट थे वो रिजल्ट उम्मीद के मुताबिक है, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बहुत बड़ा उलट फेर जो है आईसीआईसीआई बैंक के शेयर प्राइस में हो सकता है। हालांकि अगर पॉजिटिव साइड देखें तो बिल्डअप बने हुए थे लॉन्ग साइड के, अगर वो लॉन्ग साइड के बिल्डअप
आगे कंटिन्यू होते तो हो सकता है कि शेयर प्राइस में 8-10 रुपये की मूवमेंट आप और देख सकते हैं। लेकिन अगर जिन लोगों ने पोजीशंस बनाई थी और उन्होंने रिटेल के लोन बुक को देखते हुए अगर बिल्डअप बनाई थी और वो बस इसमें मिसिंग है फिगर, अगर वहाँ पर पोजीशंस बनी थी तो फिर वहाँ से आप 8-10 रुपये का जो है नीचे का, या थोड़ा सा और ज़्यादा भी मार्केट कंडीशंस कैसी होती हैं कल उसके हिसाब से, तो 8-10 रुपये का फॉल भी आप देख सकते हैं। कोई ज़्यादा बड़ा ना तो पॉजिटिव सरप्राइज़ है ना कोई बहुत बड़ा नेगेटिव सरप्राइज़ है, बस ये है प्रॉफिट अच्छे हैं, लेकिन उम्मीद रिटेल और होलसेल बैंकिंग से थी, जनरली तो रिटेल से थी, वो नदारत है, उसकी जगह ट्रेजरी से इनकी इनकम बढ़ के आई है, ये बाज़ार को सुकून है अगर प्रॉफिट के एंगल से देखें। और जोमेटो के रिज़ल्ट के बाद जो हमने देखा है, कि जोमेटो का रिज़ल्ट मत मीन्स कि जो IPO की लिस्टिंग का रिज़ल्ट आया, उस रिज़ल्ट के बाद तो देखिएगा अब कुछ भी हो सकता है कि जिनके पास प्रॉफिट नहीं है और विजिबिलिटी भी जोमेटो में, मुझे ऐसा नहीं लगता एट प्रेजेंट, ये मेरा व्यू है कि जिन वैल्यूशंस पर जोमेटो अभी है वो शायद सस्टेन करने वाले लॉन्ग टर्म के अंदर, क्योंकि कोई भी इंडस्ट्री अगर कैश बर्न कर रही है तो केवल डेटाबेस के ऊपर जो है इतनी बड़ी वैल्यूशंस नहीं मिल सकती, क्योंकि जोमेटो पे जो डेटा है कंज्यूमर का वो ही सबसे बड़ा जो है एसेट्स पॉइंट है जो आज बाजार में मार्केट कैपिटलाइजेशन है। लेकिन मुझे लगता है कि जोमेटो जैसे बिजनेस में एंट्री और भी इजी है, और लोग भी और बड़े जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो भी आ सकते हैं, उसमें एंट्री में कोई दिक्कत नहीं है। तो मुझे मैं जो है एट प्रेजेंट, क्योंकि जोमेटो पे बहुत लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सर अभी और नहीं एंट्री करनी चाहिए, मुझे नहीं लगता, क्योंकि हालांकि बहुत सारे मीडिया चैनल्स भी कह रहे हैं कि 10-20% के लिए भी आप और इसमें बिड कर सकते हैं, हो सकता है ट्रेडिंग मूव आ जाए, बट लॉन्ग टर्म फंडामेंटल इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से मुझे नहीं लगता कि जोमेटो अभी भी एक अच्छा बाय है, क्योंकि बहुत सारे जो व्यूअर्स थे उनके जो व्यू थे वो आपके सामने मैंने रखे, क्योंकि जो एंटिसिपेट कर रहे हैं काफ़ी अच्छा, लेकिन जो व्यूअर्स मुझसे सवाल पूछ रहे हैं कि भाई लॉन्ग टर्म के लिए, तो लॉन्ग टर्म के लिए मुझे नहीं लगता कि अभी वैसे भी इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए इसके अंदर, और वैसे भी जब तक 1-2 क्वार्टर रिजल्ट्स आप खुद ना देख लें तब तक मुझे नहीं लगता कि जोमेटो के रिजल्ट्स देखे बगैर इन्वेस्टमेंट करने का सही समय है। ये मेरे व्यू हैं, आपके व्यू डिफरेंट हो सकते हैं। वीडियो कैसी लगी जरूर से जरूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।